Yes, so welcome back to our day 4 of the batch. आज हम एक काम करेंगे, आज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल चैप्टर चालू करते हैं. ठीक है, तो एक फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के पहले अपन एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या? मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग. उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इफ यू रिमेंबर. इट कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज relating to acquisition of funds and application of funds. Yes, okay, of an undertaking in keeping with its financial objective. ठीक है, फिर हमने देखा था कि ऐसी कौन सी चार चीजें हैं, चार स्टेप जो एक एंटरप्रेन्योर गुजरता है. तो सबसे पहले कौन सा एसेट खरीदना, देन कितना पैसा लगेगा, फिर डे टू डे खर्चा कितना लगेगा, हाउ मच डे टू डे एक्सपेंसेस ही विल नीड, एंड फिर ये पैसा आएगा कहां से, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फंड. देन वी सॉ दैट, क्या देखा हमने, फटाफट बताओ, वो याद है क्या आपको? एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वन वाज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अनदर वाज yes, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. यू आर राइट. तो वो हम देख चुके थे. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हमने चार चीजें देखी थी. डू यू रिमेंबर? ये देखिए, वेट आई विल शो यू. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हमने चार चीजें देखी थी, इफ यू रिमेंबर. यस, टाइप्स ऑफ फिनेंस, कहां कहां से पैसा आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा रहना चाहिए दोस्तों? मिनिमम. फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क. देन लिवरेज, ऐसा मार्केट से प्रोक्योरमेंट करो कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. फाइन, ये हमने देखा था. डू यू रिमेंबर दिस? ये आपको याद है क्या? फिर वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हमने देखा था, उसमें वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और हमारा डिविडेंड डिसीजन था. इसमें से हम अभी है ना ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो वो स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, सो ये सब हमने देखा था. उसके बाद में, ये सब होने के बाद में हमने क्या देखा था? एक चीज कि वाई इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव देन डेट. इसके तीन रीजन हमने पढ़े थे. यू रिमेंबर कि एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, फिर टैक्स सेविंग भी नहीं होती इक्विटी में. डिविडेंड डिविडेंड इज अ नॉन टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. ये सब हमने देखा था. फिर डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर्स. फिर व्हाई देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. चार चीजें थी उसमें, इन्फ्लेशन, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, याद है? व्हाई देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो देखा था. फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, इफ यू रिमेंबर. पांच छह क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. एंड देन वी सॉ दिस कि व्हाट इज द फिनेंस फंक्शन, फिनेंस डिसीजन कैसे लेना है, वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने वो सब देखा था कि वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या निकलेगा. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैंने आपको बोला था, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You can also learn this. This is very important. Taking care not to over invest in fixed assets. Then balancing cash outflows with cash inflows. Ensuring that there is a sufficient level of short-term working capital. Setting sales revenue targets that will deliver growth. Increasing gross profit by setting the correct pricing for products. Then controlling the level of general and administrative expenses. And then tax planning. तो ये हमने देखा था. उसके बाद में स्कोप देखा था. आपको मैंने बताया था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. रिमेंबर, आपको मैंने बताया था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे. देवर टू, हमने जो दो ऑब्जेक्टिव देखे थे, मेन एक था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हमको वेल्थ मैक्सिमाइज करनी, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है.
और उसके अलावा फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वो सब सेकेंडरी है। वाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस? 4 रीजंस थे कि द प्रॉफिट इज वेग, it does not clarify what exactly it means, then profit maximization has to be attempted with the realization of risks involved. मैंने आपको एग्जांपल के साथ में ये सब आपको सिखाया है। and then profit maximization as an objective does not take into account the time pattern of the returns, and then it's a very narrow concept। ठीक है, नैरो है काफी। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमने देखा था कि कैसे वेल्थ निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये सारी चीजों को डिटेल में हमको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ना है, तो इसके लिए हमने इसको बहुत डिटेल में अभी तक गो थ्रू नहीं किया है, क्योंकि हम जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे इसको डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर रोल क्या है एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फाइनेंस मैनेजर का? व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफओ? पहले वो क्या करता था, अब क्या करता है? ठीक है, फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया था। फिर एजेंसी कॉस्ट और एजेंसी प्रॉब्लम हमने एकदम क्विकली गो थ्रू किया था। ठीक है, तो ये सारा होने के बाद में अब हम है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एकदम भारी चैप्टर पे आ रहे हैं अपन। ठीक है, एकदम भारी, चैप्टर नंबर 4। आप लोग आपके बुक में एक नया पेज एक नए नए पेज निकालिए। नए पेज पे हम लोग, आप ऊपर हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लीज फटाफट। नए पेज पे हेडिंग दीजिए, आज की डेट डालिए, वॉटेवर आज की डेट डालिए। नए पेज पे आप हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 4 रजिस्टर में, और मेरे साथ आपको अभी लिखना भी है और समझना भी है। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन। हम लिखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, लिखिए सब जन, ऐसे लिखिए ना, आपने ऊपर हेडिंग दे दिया ना, लिखिए फिर अभी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल means cost to the cost of capital means cost to the company to raise capital, to raise capital from different sources। Cost of capital means cost to the company to raise capital from different sources। लिखा क्या आपने ये? Yes, have you written this? Cost of capital means cost to the company to raise capital from different sources। Now the biggest question है, ये बताओ मुझे, why should we determine cost of capital? Why? आपको लिखना है मेरे साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शांति से लिखिए, मजा आएगा। Why should we determine कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्यों निकाले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल? टेल मी, कोई है जो बता सकता है? कैमरे में से आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए, एक आपको एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया सा। समझो दो प्रोजेक्ट्स है, टू प्रोजेक्ट्स ए बी, ठीक है, दो प्रोजेक्ट्स है। मैंने आपको दे दिया रेट ऑफ रिटर्न इसका, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया,
ए प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, बी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 30% है. नाउ टेल मी विच प्रोजेक्ट विल यू चूज. एक का रेट ऑफ रिटर्न 10% है और एक का रेट ऑफ रिटर्न 30% है. आपको ये बताना है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे. ऑब्वियसली आप लोग बी प्रोजेक्ट चूज करेंगे, मुझे पता है आप लोग बी प्रोजेक्ट चूज करेंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. तो मैक्सिमम पीपल विल टेल कि ऑब्वियसली यू शुड चूज दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, ठीक है ना, बी वाला प्रोजेक्ट आप चूज करने का बोल रहे हैं. बट द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. आप लोग इस इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे. समझ रहे हैं आपको. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें आपको समझो मैं ऐसा इंफॉर्मेशन दे दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न ए में 10% है, बी में 30% है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आपको खर्चा कितना हो रहा है आपके पैसों पे वो भी तो देखिए. इसमें 8% है, इसमें 35% है. अब बताइए कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे आप. मतलब आपको कॉस्ट 35% लग रहा है और रिटर्न 30% मिल रहा है, तो आप तो लॉस में हो. यू आर डिक्रीजिंग द वेल्थ. ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इंक्रीज करना है वेल्थ को. ये तो वेल्थ कम हो रही है. सो द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर अर्निंग मोर और लेस. हम लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वेल्थ और डिक्रीजिंग द वेल्थ. दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हैव यू अंडरस्टूड दिस. सबको समझा है ये आपको. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना बहुत जरूरी है. डिफरेंट बिजनेसेस का डिफरेंट रिस्क होता है, इसके लिए सबका डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. इसमें रिस्क ज्यादा होगी, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है. इसमें रिस्क कम होगी शायद, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, रिटर्न भी कम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट बिजनेसेस, सी देयर आर डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट बिजनेस. ये लिख रहे हो ना आप, लिख लो ना. अच्छा, यू इट इज गुड फॉर यू. डिफरेंट बिजनेस, different risk and hence different cost of capital. समझ गया आपको ये. एसी बंद है, चालू है ना. ओके, यस, ये क्लियर है आपको. ठीक है. तो भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. इट मींस कॉस्ट टू द कंपनी टू रेस कैपिटल. जैसे भैया आपने लोन लिया तो उसका कॉस्ट क्या, हर चीज का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है. आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए तो उसका कॉस्ट क्या, उनको आप डिविडेंड देते हो, फिर आप लोन लेते हो तो उनको इंटरेस्ट देते हो, आपने डिबेंचर इशू किए तो उसको इंटरेस्ट देते हो. तो ऑल दीज आर द कॉस्ट. So that is what we are trying to understand. What is the meaning of cost of capital? चलिए लिखिए आगे. लिखना है आपको, everyone have to write. सभी को लिखना है. Okay, now write down. Cost of capital is the minimum return which cost of capital is the minimum return which a company must earn on its investment. इतना तो कमाना ही पड़ेगा आपको, नहीं कमाओगे तो आप लॉस में चले जाओगे. so as to so as to satisfy
so as to satisfy its various stakeholders such as equity shareholders, comma, preference shareholders, comma, debenture holders, etc. दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये तो आपको कमाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग जिन्होंने आपको पैसे दिए वो लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे ना। अगर आप इतना कमाओगे नहीं तो उनको पैसे नहीं चुकाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़े हो जाएंगे दरवाजे पे आपके। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न विच यू हैव टू अर्न। अ कंपनी मस्ट अर्न दिस मच अमाउंट टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज इक्विटी। इक्विटी को क्या देते हैं बताइए, चलिए। इक्विटी के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोला जाएगा, सुनो मेरी बात। भले ही उनको डिविडेंड देते हैं लेकिन उसको बोला क्या जाएगा, तो इक्विटी को जो हम देते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस कैपिटल। डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये सब हमारे अलग अलग नाम दे दिए हमने। और इक्विटी को हम क्या देंगे, डिविडेंड, तो वो हमारा कॉस्ट है। हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड, वो हमारा कॉस्ट है। और इनको क्या देंगे हम डिबेंचर होल्डर्स को, इंटरेस्ट, वो हमारा कॉस्ट है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। इतना आपको क्लियर हो गया है क्या, बताइए। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बता तो आप सकते नहीं है, ठीक है, पर आप समझ चुके होंगे। आई एम होपफुल कि आपको समझ गया होगा। ठीक है, इतना लिखा आपने, ये लिखना तो है ही अपने को, जरूरी है। जितना लिखेंगे उतना समझेगा, उतना मजा आएगा। और मैंने आपको बोला है जितना पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, आपको घर पे उतना पढ़ना है कंपलसरी, वापस पढ़ना है। आप घर पे ही पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है, पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में या जैसे भी, पर वापस से आपको पढ़ना है। ठीक है, यस। इसके बाद में लिखिए, राइट डाउन एवरीवन, अ कंपनी a company may have borrowed funds from a company may have borrowed funds from various sources and and therefore its total cost of capital therefore its total cost of capital is termed as weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital, WACC। बहुत जगह से पैसा उठाया हुआ है, इक्विटी से, डिबेंचर से, अलग अलग लोगों से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये दो नाम दे सकते हैं आप उनको। तो ये सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो आगे पढ़ते हैं अपन। पहले आप इतना लिखिए आराम से, चाहता हूं कोई घाई ना हो, एकदम धीरे धीरे बैच चलने दो अपना।
जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा वी विल ऑटोमेटिकली हम बैच का थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अभी एकदम शांति से चलने दीजिए आप। ठीक है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमको चीजें नई नई सीखनी है। ठीक है, यस। लिखा इतना आपने? सो व्हाट कैन ऑल दीस व्हाट ऑल सोर्सेस कैन बी देयर? ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन आपके आपके जो सिलेबस में है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो राइट डाउन एवरीवन। गिव हेडिंग सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स। सो व्हाट ऑल सोर्सेज कैन बी देयर? पॉसिबल सोर्सेज हो सकता है एक डेट, दूसरा हो सकता है आपका प्रेफरेंस शेयर, तीसरा आपका हो सकता है इक्विटी शेयर। बस इतने सोर्सेज आपको अभी पढ़ने हैं बुक के अंदर, मतलब अपने सिलेबस के लिए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सोर्सेज, पर हमको ये तीनों में तीनों अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन एवरीवन। ये लिखा आपने? अब ये सोर्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एकदम डिटेल में आपको पढ़ाता हूं मैं। इसके पहले, ये डिटेल में पढ़ने के पहले मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट समझाना चाहता हूँ। आपको याद है क्या, आप जब 11th स्टैंडर्ड में आए थे तो अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझा, कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरह से हमको एक नया फॉर्मेट समझना है फिनेंशियल मैनेजमेंट के इनकम स्टेटमेंट का, फिनेंशियल मैनेजमेंट के इनकम स्टेटमेंट का। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव हेडिंग, ये डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन बाद में, गिव हेडिंग इनकम स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर जगह पे काम आएगा आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एवरीवेयर यू विल रिक्वायर दिस इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट। चलिए, सो देखिए इसमें कैसे कैसा फॉर्मेट बनता है, ये देखिए। सबसे पहले आता है सेल्स, सबसे पहले आता है सेल्स, उसके बाद में इसमें से लेस होता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? आई होप आप लोग सब पढ़ के आए हुए हैं, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग पढ़ के आए ना आप लोग? मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए इफ यू आर नॉट राइटिंग राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए। पहले सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से माइनस, तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे मिलता है कंट्रीब्यूशन। आपका ग्रुप वन में कॉस्टिंग है, उसमें आपको मालूम होगा ये सब, शायद से मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीजें आती है क्या? ठीक है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको अकाउंट्स में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स से जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ही यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद में लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा ईबीआईटी, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एन इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है,
So sales less variable cost will give you contribution. Contribution less fixed cost will give you EBIT, earning before interest and taxes. Now इसमें से interest हटा दो, less interest. This will give you EBT, earning before taxes. Interest हट गया इसमें से टैक्स हटाओ, less taxes. This will give you EAT, EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या फिर पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स. ठीक है, इसमें से आप प्रिफरेंस डिविडेंड हटा दो. पहले प्रिफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर इक्विटी डिविडेंड देंगे ना. तो ये जो आपको मिलेगा इसको कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इफेश. इसको मेरे बच्चे बोलते हैं इफेश. मेरे बच्चे बोले तो क्लास के बच्चे, हाँ क्लास के बच्चे जो है ना मेरे यहाँ पे, वो लोग बोलते हैं, सब जन, सारे जन, जितने भी क्लासेस मेरे हो चुके हैं अभी तक, 5-7 साल से जितना भी हो गया, सब बच्चे इसको इफेश कहते हैं, इफेश. बच्चों ने कुछ नया सिखा दिया मुझे, इफेश, तो ठीक है. ठीक है, तो ये इफेश आ गया हमारा. तो देखिए कैसे इनकम स्टेटमेंट बना. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल गिव यू ईबीआईटी. ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीटी. ईबीटी माइनस टैक्सेस विल गिव यू पैट या फिर ईएटी. और ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड विल गिव यू इफेश, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. राइट डाउन दिस मच, फटाफट लिखो ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो फटाफट ये प्लीज. इसको और अपन चर्चा करेंगे. इतना तो लिखो आप. राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ना, हल्की सी राइट साइड में जगह छोड़ देना. ये यहाँ पे आप जैसे लेफ्ट साइड में लिखोगे ना आप, तो राइट साइड में जगह छोड़ देना. छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है आपको, फटाफट लिखो. यस, राइट डाउन फास्ट प्लीज. साड़ी सच्ची मोहब्बत. लिखा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्सेस पैट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है. नाउ सी, अब देखो इसमें से क्या क्या चीजें हो सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें से कौन सी चीजें क्या है. तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या फिर फिनेंशियल एक्सपेंसेस. या तो एक रहेगा ऑपरेशनल, दूसरा रहेगा फिनेंशियल. तो कौन से इसमें से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है और कौन से फिनेंशियल एक्सपेंसेस है वो समझ लेते हैं. तो देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. ये ऑपरेशनल एक्सपेंस है, ये अपना वेरिएबल कॉस्ट. बराबर है कि नहीं. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, इसके लिए जो खर्चा लग रहा है वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है. ठीक है, बिजनेस कर रहे हो ना, तो वो खर्चा लग रहा है, वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है. और आपने किसी से पैसा उठाया है, किसी से आपने पैसा उठाया है, लोन लिया है, कुछ भी किया है, वो आपका फिनेंशियल एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट विल बी योर financial expenses, financial expenses. Preference dividend, financial expenses.
जो टैक्सेस है, टैक्सेस आप बिजनेस कर रहे हो इसके लिए लग रहे हैं आपको, बिजनेस मत करो टैक्स मत भरो, सिंपल, आपको कमा रहे हो पैसे तो टैक्स भरना है। सो दिस इज अ पोस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, पोस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस टैक्सेस। सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे हमारे, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये सब फाइनेंशियल। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हमारा रेंट, जो हमारा रेंट जा रहा है, रेंट का खर्चा हम जो कर रहे हैं, दैट कैन बी योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी, दैट कैन बी योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। देन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ऑल दीज आर योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। फाइन, ठीक है, इतना लिखा आपने। सो ये इनकम स्टेटमेंट आपको समझ गया है, आई होप सो। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीटी, ईबीटी माइनस taxes will give you PAT, PAT minus preference dividend EFESH, earnings available for equity shareholders। ठीक है, अब देखो ये earnings available for equity shareholders क्या मस्त चीज है, देखो earnings available for equity shareholders, earnings available for equity shareholders। ठीक है, ये क्या चीजें देखते हैं, तो ये जो चीज है ना, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड आपको देना है और कितना खुद के पास रख लेना है। जैसे भाई ये पैसा जो बचा है आपके पास, सबको बांट के सबको दे दिया पैसा, सबका पैसा बढ़ गया, अब जो बचा है वो या तो इक्विटी में डिविडेंड बांटना है या खुद के पास रख लेना है। कंपनी क्या सोच रही है, या तो वो डिविडेंड बांटेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी, या फिर वो पैसा खुद के पास रखेगी खुद की ग्रोथ के लिए। तो डिविडेंड बांटना या नहीं बांटना, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, अरे बहुत सारे चैप्टर्स है, आप टेंशन मत लो। तो डिविडेंड देना नहीं देना, खुद के पास पैसा रख लेना क्या, तो ये सेपरेट चैप्टर डील करेगा। पहले वो चैप्टर सीए फाइनल्स में था, अब वो चैप्टर सीए इंटर में आ चुका है। तो क्या है, दो चीजें हो सकती है, ये पैसों से दो चीजें हो सकती है, या तो आप डिविडेंड बांट दीजिए, या फिर आप खुद के पास रख लीजिए। खुद के पास जो पैसा रखते हैं उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी जो है वो खुद के पास पैसा रख लेगी। समझो उन्होंने 40% डिविडेंड बांटा, तो 60% पैसा वो खुद के पास रखेगी। दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग से बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग से क्या बनता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो है वो क्या हुआ, शेयर होल्डर्स को मिल गया, ये शेयर होल्डर्स को मिल गया, और ये जो है ये कंपनी ने रख लिया, बराबर। ये कंपनी ने रख लिया, तो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को मिल गया, और ये जो रिजर्व रिटेन्ड है ये कंपनी ने रख लिया। राइट डाउन दिस मच, प्लीज राइट डाउन। लिखते जाना है भाई, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। अरे आज तो लंबा बैच है हमारा, टेंशन मत लो आप, एंजॉय करो आप। यस, फटाफट लिखिए। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो बांट दिया वो डिविडेंड बन गया, जो रख लिया वो रिटेन्ड अर्निंग्स बन गया। वाह वाह।
बिजनेस करते हैं इसके लिए लग रहा है तो ऑपरेशनल खर्चा है। पैसा कहीं से उठाया है, लोन, इक्विटी से, कहीं से भी, तो वो आपका फिनेंशियल खर्चा है। चलिए कुछ आपको समझाना मेरे को और है, उसके बाद में हम फिर ये जो हमने ऊपर लिखे थे ना 3 चीजें, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ये इनकम स्टेटमेंट चीजें अच्छे से आपको समझ गई क्या, ये बताओ? ठीक है, पक्का? इसमें ना आप ये जो पेज नंबर पे आपने लिखा है इनकम स्टेटमेंट, उसमें ऊपर की मार्जिन में आप लिखिए, ऊपर की मार्जिन जो है ना वहां पे लिखिए, ऊपर की मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल पर यूनिट। इतना आप लिख लीजिए एक बार, ये आपको कॉस्टिंग में सिखाया होगा शायद से, पर एक बार लिख लीजिए, नहीं सिखाया होगा तो भी कोई बात नहीं, लिखो आप लोग। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल पर यूनिट। कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा सब। समझ जाएगा आपको, डोंट वरी। लिखो तो सही आप, टेंशन मत लो, राइट डाउन। चलिए ये सब लिखा आपने। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं एक। तो राइट डाउन, सब जन लिखो एक बार, एग्जाम्पल लिखते हैं एक अपन, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए खुला खुला लिखिए, अच्छे से लिखिए, जितना अच्छे से लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कंजूसी मत कीजिए प्लीज, प्लीज। मैं भी मारवाड़ी हूँ भाई, लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ, तो ऐसा मत आप सोचना, लेकिन आप कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल लिखिए, अच्छे से खुला खुला लिखिए, जितनी बुक लगती लगने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से लिखिए। टू कंपनीज एक्स एंड वाई आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। Two companies X and Y are same in all respect except for कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, यानी उनकी रिस्क सेम है, ठीक है? रिस्क सेम है, बेसिकली उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है? कंपनी Y हैज अ डेट ऑफ रुपीज 400 at the rate of 10%, whereas company Y has a debt of rupees 400 at 10%, whereas company X has no debt। ऑफ कोर्स आपको लिखना है टैक्स रेट इज 30%, ठीक है? यू हैव टू राइट दिस, ये लिखो फटाफट, राइट डाउन फास्ट। The two companies X and Y, they are same in all respect
बट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंस, यानी उनका एक कंपनी में डेट है, एक कंपनी में डेट नहीं है। एक वाई में डेट है और इसमें डेट नहीं है, लोन नहीं है, डिबेंचर नहीं है। डेट यानी क्या? लोन या डिबेंचर। ठीक है, टैक्स रेट 30% है। अगर कंपनी सेम है ऑल रिस्पेक्ट में, तो उनकी सेल्स, उनका वेरिएबल कॉस्ट, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका फिक्स्ड कॉस्ट सब सेम रहने वाला है। मतलब उनका ईबीआईटी जो रहेगा वो सेम रहेगा। अपना इनकम स्टेटमेंट याद करो, द बोथ द कंपनीज आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ईबीआईटी दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ एक में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसमें डेट है, और एक में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपका ईबीआईटी तक सेम रहेगा। तो सी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, ये अच्छे से एकदम शांति से समझ लीजिए पूरा अच्छे से। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसमें हमको कुछ तो भी समझना है। देयर आर टू कंपनीज एक्स एंड वाई, इनका ईबीआईटी सेम है। सपोज करते फॉर इसको अपन अज्यूम करते कि दोनों का ईबीआईटी 100 है, दोनों का ईबीआईटी 100 है, ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेस इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है अपने इनकम स्टेटमेंट में? लेस इंटरेस्ट। एक्स में कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं क्योंकि उसमें कोई डेट नहीं है। वाई में इंटरेस्ट आएगा। वाई में डेट कितना है? 400 रुपए। उस पर 10% इंटरेस्ट है, बराबर है ना? 10% इंटरेस्ट है, तो 40 रुपीज इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? 40 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा ईबीटी कितना हो गया? 160। फिर लेस टैक्सेस, इसमें 30% टैक्स है, तो 100 का 30% एट द रेट ऑफ 30%, और 60 का 30% 18, और उसके बाद में पैट। तो पैट ने जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, तो 70 और 42। बस बाद में फिर प्रिफरेंस वगैरह तो दिया नहीं कुछ भी, ऐसे ही अपन एक चीज देख रहे हैं। तो देखिए एक्स में कोई डेट नहीं था, देयर वाज नो डेट, तो 70 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट बचा है। और वाई में डेट था, तो प्रॉफिट हमारे पास 42 का बचा, बराबर है कि नहीं? सो ये डिफरेंस कितने का है? कितने का फर्क पड़ा? 28 का फर्क पड़ा। मतलब 40 रुपया खर्चा करने से, यहाँ पे 40 रुपया खर्चा करने से 28 रुपीज का फर्क पड़ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेट में 40 का खर्चा किया, तो आपका टैक्स में सेविंग हो गई ना। यहां पे टैक्स कितना भरना पड़ा? 30 रुपया। यहां पे टैक्स कितना भरा आपने? 18 रुपया, 18 रुपीज। वाई? बिकॉज 40 रुपीज वॉज इंटरेस्ट, एंड टैक्स, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स लगता है। तो यहां पे आपका कितने का सेविंग हुआ? 12 रुपए का सेविंग हुआ। तो 40 रुपए में से 12 रुपए सेव हो गए। इसके लिए आपका खर्चा जो हुआ वो 28 रुपीज हुआ। आपका देखो एक्चुअल में आउटफ्लो कितना हुआ? 40 रुपीज का। इंटरेस्ट कितना है? 40 रुपीज। बट इस इंटरेस्ट की वजह से 12 रुपए का टैक्स बच रहा है। दैट इज अ सेविंग फॉर अस। सो दो योर इंटरेस्ट रेट इज 10%, still you are saving 12 rupees. Therefore, the cost of debt will reduce. This is what I wanted to explain you. Have you understood this? ये आपको समझ रहेगा क्या चल रहा है? तो 28 रुपया ही हमारा कॉस्ट है। हमारा को फर्क कितने से पड़ा? 28 रुपए से। तो हमारा कॉस्ट 28 रुपए ही है। 28 रुपए कितने रुपए पे? हमारा 28 रुपए कॉस्ट है 400 रुपए पे, क्योंकि लोन 400 रुपए का था। इज इक्वल टू 28/400 इज 7%। तो हमारा जो कॉस्ट है वो 7% ही है। भले ही हमारा इंटरेस्ट का रेट 10% था, लेकिन हमारा कॉस्ट कितना है? 7%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रुको, आगे बढ़ेंगे तो और आपको समझाऊंगा। ये आप लिखो। ये लिखा क्या आपने?
बात समझने की कोशिश करो। हमारा जो इंटरेस्ट का रेट था वो 10% था, लेकिन इंटरेस्ट का रेट 10% होने से आपका कॉस्ट 10% नहीं होता। ये मैं आपको समझा रहा हूं। इंटरेस्ट का रेट भले ही 10% था, लेकिन आपका कॉस्ट 7% हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट देने से आपका टैक्स सेव हुआ। इंटरेस्ट कितना दिया आपने? 40 रुपया। टैक्स का रेट कितना था? 30%। तो 40 इंटू 30% इज इक्वल टू 12। तो इतने रुपए का आपका टैक्स सेव होगा, 12 रुपए का। 40 रुपए का खर्चा किया, 12 रुपए सेव किए, तो आपका नेट खर्चा कितना हुआ? 28 रुपीज का। 400 रुपए पे 28 रुपीज आपका कॉस्ट है, 7%। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी आगे जब क्वेश्चन में आएंगे तब आपको वापस से ये सिखाऊंगा। ये लिखा क्या आपने? मैं क्या बोलना चाहता हूं वो भी लिखा दूं आपको, और अच्छा हो जाएगा, आपको याद रहेगा, हमेशा आपके रिकॉर्ड्स में आ जाएगा परमानेंट। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं वो भी लिख लो। यहाँ पे ऐसा बना लिया आपने 28 का डिफरेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, वो भी लिख लो। चलो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ वो भी आपको लिखवा देता हूँ। आप लिखो, हेंस, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वो लिखवा देता हूँ एक बार। हेंस कॉस्ट ऑफ डेट, हेंस कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 28/400 is equal to 7%, is equal to 7%. Cost of debt is equal to interest minus tax saving in interest is equal to 40 minus 12 is equal to 28. Therefore, effective cost is equal to 28/400 is equal to 7%. So this is what I wanted to share with you, कि हमारा इंटरेस्ट रेट भले ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग आ सकता है। अब है ना ये सब होने के बाद में हम एक दो चीजें अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक्चुअल में डेट के डेट को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास तीन सोर्सेज ऑफ फंड्स थे, एक था डेट, एक था प्रेफरेंस, तीसरा था हमारा इक्विटी। तो अब डेट के लिए फोकस करके डेट पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड? यस, यू नीड अ ब्रेक? अभी तो स्टार्ट किया अभी अपन ने। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स का एक वाटर ब्रेक ले लीजिए सब जन, फिर हम डेट पे आते हैं। 3 to 4 मिनट्स, ओके।